Now, today I will finish the complete discussion portion of chemical kinetics. आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा। मेरे पास में कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स और आए हैं, उसके साथ में मैंने कुछ 1-2 प्रॉब्लम अपने भी जोड़ दिए हैं, जिनको मैं डिस्कस कराता हूं। सबसे पहले मैच द कॉलम, यह डिस्कस करा देता हूं। देखिए 4-5 तरह की रिएक्शन दे रखी है और उनके ग्राफ दे रखे हैं। मैं ग्राफ से रिएक्शन देखने के बजाय रिएक्शन उसका ग्राफ सोचता हूं। जैसे जो बी पार्ट में इधर लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अब हम जरा सोचते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन का कैसा ग्राफ होना चाहिए। एक्सप्लोसिव रिएक्शन एकदम से स्टार्ट होती है और एकदम से एक्सप्लोजन होता है, खत्म हो जाती है। तो इससे रेलेवेंट ग्राफ कौन सा होना चाहिए? आई विल से द सेकेंड ग्राफ। यह जो सेकेंड ग्राफ दिख रहा है जिसमें रेट वर्सेस टेम्परेचर, जो कि इस तरीके से दिख रहा है, दिस मस्ट मैच विथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन। मैं कहता हूं सेकेंड का मैचिंग, जो सेकेंड का मैचिंग है वह ए होना चाहिए। ऊपर आंसर लिख देता हूं, सेकेंड का मैचिंग ए होना चाहिए। देन बी इज नॉर्मल रिएक्शन, बी इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन, द रेट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जो नॉर्मल रिएक्शन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जरा हम देखते हैं, मुझे सबसे बेस्ट इसमें फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें रेट वर्सेस टेम्परेचर लीनियर दिख रहा है। मैं इसे मैच कर दूंगा इससे। बी वाले का मैं जो आंसर कहूंगा फर्स्ट कहूंगा, तो इस तरीके से जो फर्स्ट है उसका आंसर, उसका मैचिंग बी होना चाहिए। देन द सी इज बायोलॉजिकल रिएक्शन। सी में उन्हें बायोलॉजिकल रिएक्शंस दिया। बायोलॉजिकल रिएक्शंस किस तरह की होती है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन विच some enzymes, some virus, some bacteria, they participate in the reaction. उस तरह की रिएक्शन को हम बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। और बायोलॉजिकल रिएक्शन जैसे वन ऑफ द रिएक्शन लेट मी पॉइंट आउट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यह एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दे कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन इनटू कर्ड प्रोटीन। अब फॉर सच रिएक्शन जैसे मिल्क इनटू कर्ड, हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन रेट बढ़ती है, मगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वह मरने लगते हैं, वह किल होने लगते हैं, वह डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उनके किल होने की वजह से, उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से फर्दर टेम्परेचर जब बढ़ाया जाए तो रिएक्शन रेट बढ़ने के बजाय घटने लगती है। तो इस बात को समझते हुए मैं ग्राफ देखता हूं और मुझे सबसे सुटेबल ग्राफ जो दिख रहा है वह थर्ड वाला ही ग्राफ है, जिसमें रेट वर्सेस टेम्परेचर पहले इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है। तो मैं कहूंगा इस थर्ड का जो मैचिंग होना चाहिए वह सी होना चाहिए। जो थर्ड का मैचिंग है वह सी होना चाहिए। एंड देन द फोर्थ डी ऑप्शन इज ट्वाइस NO plus O2 gives you twice NO2, और जो ई ऑप्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ऑक्सीडेशन, इन दोनों का मैं एक साथ ही देख लेता हूं, क्योंकि मैच द कॉलम में एलिमिनेशन मेथड भी काफी काम में आता है। जब मुझे ट्वाइस NO2 plus O2 गिव्स यू
ट्वाइस NO2। इसका समझ में नहीं आता है तो मैं एकदम से फोर्थ ऑप्शन देख सकता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। और मैं जानता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एक रैंडम सा प्रोसेस है, इसमें एकदम से आप नहीं बता सकते कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा। इनफैक्ट वह इस तरीके से किसी रैंडम तरीके से बढ़ता है, तो मैं रैंडम तरीके से रिलेट होता है, वेरी होता है। मैं जो फिफ्थ ऑप्शन है उसको फोर्थ से रिलेट कर देता हूं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हम ई से रिलेट कर देते हैं। अब साधारण सी बात है, डी बचा हुआ है और सिर्फ एक ही ग्राफ बचा हुआ है, एंड दैट इज दिस। मैं इसे रिलेट कर देता हूं। यह फिफ्थ ऑप्शन है जिसमें टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है और डेफिनेटली डी को इससे रिलेट हो जाना चाहिए। सो फिफ्थ मस्ट बी डी। इसका मतलब इधर टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। बड़े ध्यान से इस मैच द कॉलम को देखें और इसके बाद मैं प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE और एडवांस लेवल प्रॉब्लम में से कुछ एक दो सवाल कराऊंगा, इसे नोट डाउन करें। Now, I'll discuss two problems from IIT JEE रुड़की appeared। मैं डिस्कस कराऊंगा सबसे पहले प्रॉब्लम फ्रॉम IIT JEE रुड़की में से 6th वाला और 14th, और लास्टली मैं लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में से मेरे पास में जो आया है, दैट इज 4th प्रॉब्लम। यह 3 प्रॉब्लम और डिस्कस कराता हूं, एंड विद दैट आई विल डिक्लेयर द फिनिश ऑफ द चैप्टर। नाउ स्टार्ट रीडिंग 6th प्रॉब्लम। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया इन वाटर इज दिस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अमोनिया इन वाटर। अमोनिया का इस तरह से आयोनाइजेशन होएगा वाटर में और यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, and its ionization constant K would be defined as active mass of ammonia into active mass of H positive ion upon active mass of ammonium ion in the aqueous solution, and its equilibrium constant is given as 5.6 into 10 to the power minus 10. The rate constant for the reaction of ammonium ion in water is this. अब उन्हें एक रेट कांस्टेंट दे रखा है अमोनियम आयन की वाटर में रिएक्शन। अमोनियम आयन वाटर में रिएक्ट करेगा और इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है। इट गिव्स यू NH4OH एंड H पॉजिटिव आयन, और इसका रेट कांस्टेंट हम इस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 5.6 into 10 to the power minus 10 into ammonium ion. The rate constant for reaction of ammonium ion in water is this. The rate constant for the reaction of ammonium ion and OH negative to form ammonia. अब ammonium ion रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल से टू गिव यू अमोनिया एंड वाटर। इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस रेट कांस्टेंट दे रखा है 3 into 10 to the power 10 into अमोनियम आयन into हाइड्रोक्सिल आयन। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया। अब उन्हें पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया। प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए। मैं कहता हूं इसी रिएक्शन को जरा बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए, इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए। तो प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया आपको दिखेगा। प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू अमोनिया
ये वाटर से अमोनिया में जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, और इसको हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी इक्वल टू के बी, इसकी यह जो बैकवर्ड रिएक्शन है के बी इंटू अमोनिया लिखा जा सकता है। और हमसे यह के बी ही पूछा गया है, हमसे के बी ही पूछा गया है। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, इसे डिटरमाइन करने के लिए मैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन, मैं इस रिएक्शन के लिए लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन, मैं कहूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 3 into 10 to the power 10 into ammonia into hydroxyl is equal to Kb into ammonia। इधर से मुझे Kb के लिए एक एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, Kb is 3 into 10 to the power 10 into ammonium ion into hydroxyl ion upon ammonia। हम यह लिखेंगे here all these are active masses at equilibrium, all these are active masses at equilibrium, और इसे हम एक्टिव मासेस एट इक्विलिब्रियम इधर से हम देख सकते हैं। जरा देखिए अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली रीअरेंज करता हूं। के बी इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 10 इंटू ऊपर अमोनियम आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है, और नीचे क्या है अमोनिया। मैं न्यूमरेटर को H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूं और डिनोमिनेटर को H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूं। इस तरीके से मुझे क्या दिखने लगेगा, जरा देखिए के बी इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 10 दिख रहा है, इंटू अब देखिए अमोनिया इंटू H पॉजिटिव अपॉन अमोनियम आयन। तो यह वैल्यू मुझे इधर से मिल रही है, इसे लिख देता हूं 5.6 इंटू 10 to the power -10, और न्यूमरेटर में यह KW दिख रहा है इंटू KW। इस तरीके से यह KB की वैल्यू ही आ गई है अब हमारी 3 into 10 to the power 10 अपॉन 5.6 इंटू 10 to the power -10 इंटू KW की जगह 10 to the power -14, एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से यह हमारा आंसर आ जाएगा। नोट इट डाउन। लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 14th। नाउ next move on to the problem number 14th. The hydrogenation reaction is carried at 500 Kelvin. 500 Kelvin is the temperature. If the same reaction is carried in the presence of catalyst, this is without catalyst, and then with catalyst, the same reaction is carried at 400 Kelvin. Calculate the activation energy if the catalyst lowers the activation energy by 20 kilojoule per mole. Lower due to catalyst. These are at the same rate. At same rate. देखिए उन्होंने क्या कहा है, कोई रिएक्शन बिना कैटालिस्ट के 500 केल्विन पर जिस रेट से हो रही है, उसी रेट से वह रिएक्शन कैटालिस्ट के साथ 400 केल्विन पर हो रही है।
नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो मैं कहता हूं सबसे पहले विथ कैटालिस्ट ना और विदाउट कैटालिस्ट। विदाउट कैटालिस्ट में सबसे पहले लिखता हूं रेट is equal to some constant into some active mass of reactant, और इस रेट को मैं लिख देता हूं K की जगह A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से लिख देता हूं। अब मैं लिखता हूं विदाउट कैटालिस्ट, सॉरी जी, तो विदाउट विथ कैटालिस्ट लिखता हूं। विथ कैटालिस्ट वी हैव गॉट द सेम रेट, रेट सेम है। विथ कैटालिस्ट रेट कांस्टेंट के डैश हो गया और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं है, रेट इज सेम, रेट सेम रहा और एक्टिव जो रेट कांस्टेंट है वहां के डैश हो गया और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा। अब के डैश जो है उसकी वैल्यू में लिखूंगा, आर्हेनियस फैक्टर तो चेंज होएगा नहीं, ई टू द पावर माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी डैश इनटू द रिएक्टेंट। अब इधर मैं लिख देता हूं सिंस रेट रिमेन्स सेम, सिंस रेट रिमेन सेम एट लोअर्ड टेम्परेचर टी डैश, ठीक है ना। तो रेट मैंने सेम रखा और टेम्परेचर लोअर कर दिया। विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश, एक्टिवेशन एनर्जी भी लोअर हुई है। अब यह रेट दोनों का सेम, तो मैं रिएक्टेंट भी सेम, तो मैं K इक्वल टू K डैश कंक्लूड कर देता हूं। K मस्ट बी इक्वल टू K डैश, तो A e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी वुड बी इक्वल टू A e टू द पावर माइनस ई ए डैश बाय आर टी डैश। यह कंक्लूड कर देता हूं। A कैंसिल, इट मीन्स ई ए अपॉन आर टी मस्ट बी इक्वल टू ई ए डैश अपॉन आर टी डैश। यह कंक्लूड कर देता हूं। इसका मतलब है ई ए अपॉन टी मस्ट बी इक्वल टू ई ए डैश अपॉन टी डैश। यह कंक्लूड कर देता हूं। अब ई ए तो मुझे डिटरमाइन करना ही है, टी की जगह पर मैं 500 केल्विन रखता हूं। ई ए डैश उन्होंने कहा है इट्स 20 किलो जूल पर मोल लेस देन द ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी एंड न्यू टी डैश इज 400 केल्विन। मैं यह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और इस तरीके से मुझे केल्विन से केल्विन कैंसिल होता हुआ दिखेगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 इंटू ई ए इज इक्वल टू 5 इंटू ई ए माइनस 5 इंटू 20 किलो जूल पर मोल। Solve it and you will get activation energy along with its unit as 100 kilojoule per mole. This is the answer. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को देखें। कैटालिस्ट डाला, कैटालिस्ट से रिएक्शन की रेट बढ़ जानी चाहिए, मगर हमने टेम्परेचर को 500 से 400 कर दिया, मतलब टेम्परेचर कम कर दिया, so that rate of reactions remains same. Without catalyst यह लिखा, with catalyst since rate remains same at lower temperature and activation energy also lowered, तो मैंने यह लिखा, रेट सेम करी, रिएक्टेंट का एक्टिव मास सेम करा, K और K डैश के लिए
विथ और विदाउट कैटालिस्ट एक्सप्रेशन लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व करके आंसर ला दिया। केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट प्रॉब्लम, एडवांस लेवल प्रॉब्लम, फोर्थ करूंगा, एंड विद दैट आई विल डिक्लेयर द फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। नोट इट डाउन। एडवांस लेवल प्रॉब्लम नंबर 4, बड़े ध्यान से पढ़े और सॉल्व करने के तरीके को देखो। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चेंज बाय 2%। रेट कांस्टेंट चेंज बाय 2% when temperature is raised by 0.1 degree centigrade at 25 degree centigrade. The standard enthalpy of this reaction, इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी है 121.6 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट EA ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है। अब देखिए, आप सबसे पहले यह चेंज ऑब्जर्व कीजिए दैट चेंज इन टेम्परेचर इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज वेरी स्मॉल। Change in temperature is 0.1 degree centigrade, which is very small, and due to it, the change in rate constant is by 2%, which is also very small. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैलकुलस के कंसेप्ट में जाकर करा जाना चाहिए। कैसे? K is equal to A e to the power minus EA by RT। यह रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ में रिलेशनशिप है। आई डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dk अपॉन dt। ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल होएगा e टू द पावर माइनस EA बाय RT इनटू, अब मुझे एक्सपोनेंशियल की पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, EA बाय R इंटू -1 t टू द पावर -2। और इस तरीके से मैं फाइनली लिख दूंगा dk बाय dt इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल्ड a e टू द पावर माइनस EA बाय RT होल इंटू EA बाय RT स्क्वायर। इस तरीके से लिख दूंगा। अब मुझे परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूं, dk बाय k कर देता हूं। dk बाय k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA बाय RT इंटू EA बाय RT स्क्वायर अपॉन और इंटू dt अपॉन k की जगह a e टू द पावर माइनस EA बाय RT। इस तरीके से यह पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए जरा, यह और यह कैंसिल आउट हो रहा है और मुझे दिखने लगेगा dk बाय k इज इक्वल टू EA dt बाय RT स्क्वायर। इस तरीके से यह दिखने लगा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज EA ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान रहे, यह फॉरवर्ड रिएक्शन का है और हमसे EA ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पूछा है। पहले सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, वैल्यू निकाल लेता हूं। dk बाय k की जगह पर मैं लिख रहा हूं dk बाय k इज 0.02। रेट कांस्टेंट चेंज बाय 2% लिखा हुआ है और इसकी जगह मैं EAF लिखता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बाय R की जगह पर 8.31 जूल्स पर मोल पर डिग्री केल्विन और dt की जगह पर मैं 0.1 केल्विन और टेम्परेचर स्क्वायर की जगह पर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली रफली कर लेता हूँ 300 केल्विन कर लेता हूँ। 298 केल्विन होता है वैसे, 300 केल्विन लिख लेता हूँ रफली। तो इस तरह से मुझको एक्टिवेशन, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी EAF,
forward activation energy comes out to be square 300 Kelvin or 300 square into 0.02 into 8.31 जूल पर मोल अपॉन 0.1। इस तरीके से मुझको EAF दिखने लगा। हल्का सा सिंप्लीफाई भी कर ही दिया जाए यहीं पर। EAF is 0.02 to 300 into this करूंगा तो 6 into 8.31 अपॉन 0.1 की जगह 83.1 और किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, दिस में जूल्स और 3 into 6 into 8.31 किलो जूल। दिस इज EAF। ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। आप सॉल्व करके देख सकते हैं 18 into 8 समथिंग। अब उनने पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन और एंथैल्पी दे रखी है। अब देखिए एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब इस रिएक्शन की कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए। यह होगा फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी EAF, यह होगा बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो कि पूछा गया है, और यह होगा एंथैल्पी जो कि पॉजिटिव है। हम कहेंगे EAF माइनस EAB इज इक्वल टू डेल्टा H। EAF माइनस EAB इज इक्वल टू डेल्टा H, या फिर हम कहेंगे EAB इज इक्वल टू EAF माइनस ऑफ डेल्टा H। हमने EAF निकाल ही दिया है। डेल्टा H के लिए अब मैं EAB के लिए मैं अब एक्सप्रेशन लिख देता हूं, विच इज 18 into 8.31 किलो जूल पर मोल माइनस 121.6 किलो जूल पर मोल। This is backward activation energy and this is the answer. Calculate it, check it, verify it. And with that, I declare the finish of chemical kinetics. एक बार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख लीजिए। क्यों हमने कैलकुलस का कंसेप्ट लगाया है, इस बात को समझिए। बिकॉज रेट कांस्टेंट में जो वेरिएशन दिख रहा था दैट इज स्मॉल, द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज ऑल्सो स्मॉल। एंथैल्पी दे रखा है, बैकवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है। मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लिखा, उसको डिफरेंशिएट करा टेम्परेचर के साथ। इसे मैं कैपिटल T से डिफरेंशिएट करा हुआ लिख देता हूं, डिफरेंशिएटेड विद कैपिटल T dt, और dk/dt इस तरह से लिखा। और जो कि परसेंटेज चेंज इन रेट कांस्टेंट दे रखा है इसलिए dk/k कर दिया, dt ऊपर ले आया, यह टर्म कैंसिल आउट हो गया पूरा। dk/k मुझको इस तरह से सिंप्लीफाइड दिखने लगा। dk/k की जगह 2% लिख दिया। EA दिस फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी वह लिख दिया, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। dt की जगह 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वही 0.1 डिग्री केल्विन भी रहेगा। dk इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू dk इन केल्विन, dt इन केल्विन, ठीक है ना। R की जगह उसकी वैल्यू यूनिट के साथ, टेम्परेचर की जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 298 केल्विन होता है। मैंने अप्रॉक्सीमेट उसको 300 केल्विन से करके 300 केल्विन स्क्वायर लिख दिया। और इस तरह से मुझको फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन
जूल्स पर मोल में दिखने लगा, उसको जूल्स पर मोल में सिंप्लीफाई करा, उसको किलो जूल्स में लिख दिया। और दिस किलो जूल्स पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिएक्शन की एंथैल्पी इस तरह से चेंज होती, एनर्जी इस तरह से चेंज होती है, दिस फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस एंथैल्पी। एंथैल्पी दे रखी है, रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, और फॉरवर्ड और रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी इस तरह से रिलेट की जा सकती है। इस तरह से बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होगा, मैंने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिटरमाइन कर दीजिए, सॉल्व इट, गेट द आंसर। दैट्स ऑल रिगार्डिंग केमिकल काइनेटिक्स। पूरा पैकेज आप सॉल्व कीजिए, आपसे सारे प्रॉब्लम्स बनना चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड डे।